अस्सलाम वालेकुम। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में इस लेक्चर में हम मेनली बात करेंगे ड्रग्स की। जितनी भी ड्रग्स जो कि सिंपैथोमाइमेटिक्स हैं या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करती हैं, उन ड्रग्स की एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। और इसमें हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या वाइवा में पूछे जाते हैं। इसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम इसमें जो ड्रग्स की बात करेंगे एपिनेफ्रीन और इससे रिलेटेड जितनी भी ड्रग्स हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन की, और उसमें हमने ये देखा था कि जो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं या एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हैं, उसको हम अगर इस तरह से क्लासिफाई करें तो कुछ हमारे पास डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं, कुछ इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं और कुछ का मिक्स्ड एक्शन होता है। पहले हमें ये समझना है कि जितनी भी ड्रग्स हम पढ़ेंगे उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है। देखिए, हमने पॉइंट्स वही डिस्कस करने हैं जो हम हर ड्रग में करते हैं। हर ड्रग में उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसका थेराप्यूटिक यूज़, उसके साइड इफ़ेक्ट्स या उसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। तो पहली चीज़, हमें जितनी भी ड्रग्स हैं उनके जो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसका पता होना चाहिए। तो हम जब इस तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग में, तो हमारे पास अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये क्या है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। यहाँ से क्या होता है कि हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है नोरेपिनेफ्रिन, वो यहाँ पे रिलीज़ होगा और उसके बाद इफेक्टर ऑर्गन पे जो हमारे रिसेप्टर हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, इस केस में क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स, ये इसके ऊपर बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद अपना जो रिस्पॉन्स है वो देंगे, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जितनी भी डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स हैं, डायरेक्टली एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट हैं, वो क्या करेंगे, जब हम देंगे किसी पेशेंट को, वो आएंगे डायरेक्टली आके इन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेंगे। डायरेक्टली इन रिसेप्टर को जब स्टिमुलेट करेंगे तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस वजह से हम इन ड्रग्स को बोलेंगे ये डायरेक्टली एक्टिंग है। इसमें हमारे पास जो ड्रग्स हैं बेसिकली वो एपिनेफ्रीन, नोरेपिनेफ्रीन, डोपामीन, डोब्यूटामीन, आइसो हमारे पास प्रोटेरिनोल एक ड्रग है। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर जो फिनाइलेफ्रीन है, क्लोनिडीन है, मेटाप्रोटेरिनोल है। इसके अलावा बीटा एगोनिस्ट में हमारे पास साल्मेट्रोल, फॉर्मेट्रोल, एल्ब्यूटिरोल, टर्ब्यूटालिन, ये जो हैं ये सारी ड्रग्स आ जाएंगी डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट्स में। उसके बाद क्या होता है, इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स, जिसमें हमारे पास एम्फीटामिन, टायरामीन और कोकेन है। इनका मैकेनिज्म क्या है, देखें, जब भी यहाँ पे नोरेपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसका मतलब है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़नी है जो हमें रिक्वायर्ड है। होता यह है कि जब यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो यहाँ पे एक रीअपटेक चैनल होता है जिसके थ्रू ये नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक होने लग जाती है। ठीक है, अब जब रीअपटेक हो जाएगी, वापस वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में चला जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब ये कंसंट्रेशन नोरेपिनेफ्रिन की यहाँ पे कम हो जाएगी, इसका मतलब है सिंपैथेटिक इफेक्ट कम हो जाएंगे। हमने क्या करना है, सिंपैथेटिक इफेक्ट्स को बढ़ाना है, तो हम इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स देंगे। ये ड्रग्स कैसे काम कर सकती हैं, या तो ये इस चैनल को ब्लॉक कर देंगी। जब ये रीअपटेक चैनल ब्लॉक हो जाएगा तो उससे क्या होगा, रीअपटेक नहीं होगी इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की। जब रीअपटेक नहीं होगी, वापस नोरेपिनेफ्रिन नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा ड्रग्स क्या करती हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग में, यहाँ से जो रिलीज़ हो रहा है नोरेपिनेफ्रिन, यहाँ पे आ रहा है, ये रिलीज़ इंक्रीज़ हो जाता है। अगर ये रिलीज़ ज़्यादा होने लग जाएगा तो उससे भी क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी नोरेपिनेफ्रिन की, जिससे क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसमें हमारे पास ये ड्रग्स हैं। फिर हमारे पास क्या है, मिक्स्ड एक्शन। मिक्स्ड एक्शन में जो हमारे पास ड्रग्स हैं एफिड्रीन और सूडोएफिड्रीन, इन्होंने क्या करना होता है, ये दोनों काम कर रहे होते हैं। डायरेक्टली एक्टिंग भी इफेक्ट दे रहे होते हैं और इनडायरेक्टली एक्ट करके भी अपना इफेक्ट दे रहे होते हैं। तो ये दोनों तरह का क्योंकि इफेक्ट देते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाला, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ये मिक्स्ड एक्शन ड्रग्स हैं। तो जितनी भी ड्रग्स की हम इस चैप्टर में बात करेंगे एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में, उन सबके मेन मैकेनिज्म ये होंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ड्रग्स के। उसके बाद जो भी हम ड्रग देंगे, देखो, जो भी ड्रग इस चैप्टर में हम बात करते हैं, इस लेक्चर में हम बात करते हैं, इन्होंने क्या करना है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। तो जनरल इफेक्ट जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं, जब फ्लाइट और फाइट मोड एक्टिवेट होता है तो हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे ऑर्गन्स के ऊपर जो इफेक्ट आते हैं उन्होंने मिमिक होना है, इंक्रीज़ होना है। फॉर एग्जांपल, फाइट और फ्लाइट मोड में क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो इनमें से जो भी ड्रग हम यूज़ करेंगे वो क्या करेगी, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवा देगी। फाइट और फ्लाइट मोड में क्या होता है, प्यूपिल जो है आइज़ के अंदर वो डायलेट हो जाता है, मिडरियासिस हो जाती है।
तो जितनी भी ये ड्रग हैं ये मिड्रियासिस करेंगे। फाइट और फ्लाइट मोड में क्या होता है, ब्रोंकोडाइलेशन होती है, तो ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये ब्रोंकोडाइलेशन करवाएंगी। इस तरह से जितने भी इफ़ेक्ट्स आते हैं जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, इन ड्रग्स ने क्या करना है, उन इफ़ेक्ट्स को मिमिक करना है या उनको इंक्रीज़ करवाना है। तो जितनी भी हम ड्रग्स पढ़ेंगे उनका मेन काम क्या है, सिंपैथोमाइमेटिक। तो इसमें अगर हम अब ड्रग्स की बात करें तो पहली ड्रग जो है वो एपिनेफ्रीन है। एपिनेफ्रीन अब हमारे पास जो ड्रग है ये किस क्लास में आ रही है, ये एक तो आपने याद रखना है कि ये डायरेक्टली एक्टिंग है, और दूसरा आपने ये याद रखना है कि ये कैटिकोलामीन है। ये लास्ट टाइम हमने बात की थी कि कैटिकोलामीन और नॉन कैटिकोलामीन में क्या डिफरेंस है। एक स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग के 3 और 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लगा हो, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैटिकोल। अगर ये प्रेजेंट है तो उस एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट को हम कैटिकोलामीन बोलते हैं। तो एपिनेफ्रीन जो है ये बेसिकली हमारे पास एक कैटिकोलामीन है। और कैटिकोलामीन में अब यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि 4 हमारे पास मेन ड्रग्स हैं जो कि थेराप्यूटिकली हम यूज़ करते हैं जो कैटिकोलामीन्स हैं। उसमें एपिनेफ्रीन, नोरेपिनेफ्रीन, डोपामीन और डोब्यूटामीन है। अब इसके अंदर फर्दर आपको ये याद रखना है कि ये जो पहली हमारे पास एपिनेफ्रीन, नोरेपिनेफ्रीन और डोपामीन है, ये हमारे पास जो है नेचुरली अकरिंग ड्रग्स हैं या कैटिकोलामीन्स हैं, लेकिन जो डोब्यूटामीन है ये सिंथेटिक कंपाउंड है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं एपिनेफ्रीन की। फर्दर तो हमें ये देखना है कि ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 और बीटा 2 ये इन सब पे जो है एक्ट करती है और इन सब रिसेप्टर्स को जो है स्टिमुलेट करती है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये जो एपिनेफ्रीन है लो डोज पे कुछ और इफ़ेक्ट देती है, हाई डोज पे कुछ और इफ़ेक्ट देती है। अब क्या इफ़ेक्ट होता है, अगर हम लो डोज पे बात करें तो ये इफेक्ट एक्ट करती है बीटा रिसेप्टर पे, और हाई डोज पे ये एक्ट करती है अल्फ़ा रिसेप्टर पे। बीटा जब एक्टिवेट होता है तो ये करवाते हैं वेजोडाइलेशन। ये आप बहुत ज़रूरी है याद रखना। आगे चल के हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है ना फिनोमिना डिस्कस करना है, एपिनेफ्रीन रिवर्सल फिनोमिना। तो उसके लिए आपको ये जो है ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। आपको वाइवा में लाजमी पूछा जाएगा एपिनेफ्रीन रिवर्सल फिनोमिना के बारे में, तो उसके लिए आपको ये पता लाजमी होना चाहिए कि एपिनेफ्रीन लो डोज और हाई डोज पे किस तरह से काम कर रही है। लो डोज पे देंगे तो बीटा पे एक्ट करके वेजोडाइलेशन करवाएगी, हाई डोज पे ये अल्फ़ा पे एक्ट करके वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती है। तो ये मेन जो है ना आपको याद रखने हैं कि वेजो डायलेशन भी करवाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी, लेकिन ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये डोज डिपेंडेंट है। अब मैकेनिज़्म की हमने बात कर ली कि ये कैसे डायरेक्टली एक्टिंग काम कर रही है। उसके बाद अब हम मेजर इसके अगर एक्शंस देखें तो मेन इसके एक्शन जो हैं वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे आएंगे पहली बात। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो एक्शंस हैं, देखो बीटा 1 रिसेप्टर को ये एक्टिवेट करेगी, ठीक है, हमने देखा बीटा 1 पे एक्ट कर रही है। बीटा 1 हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे मेनली हार्ट पे और किडनी के ऊपर। मेनली अगर हम बात करें हार्ट के ऊपर, जब भी बीटा 1 एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, एक तो हमारे पास जो इफ़ेक्ट आएगा वो होगा कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है, हमारे हार्ट के मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज़ हो जाएंगी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है और कॉन्ट्रैक्शंस भी इंक्रीज़ हो रही हैं। यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ होती है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, और जो कॉन्ट्रैक्शन जब इंक्रीज़ होती है इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। तो ये आपने ऑलरेडी जो है पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में कि पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट जो हैं। अब बीटा 1 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे तो उससे क्या हो रहा है, हार्ट रेट भी बढ़ रहा है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ रही है। तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट भी दे रही है एपिनेफ्रीन और क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट भी दे रही है। दूसरा ये क्या कर रही है, किडनी पे एक्ट कर रही है। किडनी के ऊपर जो है ये एक्ट करके ये क्या करती है, रेनिन रिलीज करवाती है। किडनी से रेनिन बनता है। रेनिन जो है ये एक एंजाइम है जो क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 की प्रोडक्शन करवाता है। देखो डायरेक्टली तो नहीं ये करवा रहा, इनडायरेक्टली ये क्या करेगा, रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है ये मेजर हमारे पास जो है ना हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर है। तो इसका मतलब है ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट करवाता है। ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा।
तो ये आपने याद रखना है कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे ये क्या इफेक्ट दे रहा है, बीटा 1 पे एक्ट करके पॉजिटिव आइनोट्रोपिक पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट दे रहा है। इसके अलावा हमारे अल्फा रिसेप्टर्स पे एक्ट करके ये वेजोकंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, रेनिन रिलीज करवा रहा है। तो ये सारे इफेक्ट्स आएंगे जब भी हम एपिनेफ्रीन देंगे। अब देखो, जब कॉन्ट्रैक्शंस और कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है तो उस टाइम पे क्या है, हमारे मायोकार्डियम जो हैं, हमारे हार्ट के मसल्स हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड जो है, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसने काम ज़्यादा कर रहा है। तो ये इफेक्ट आएगा हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। फर्दर जब हम इसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं तो मेन जो इसके इफ़ेक्ट्स आएंगे, एक हमारे आएंगे इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। अब देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये एक्ट कर रही है बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर भी। बीटा 2 हमने बात की थी लास्ट टाइम के मेनली प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स के ऊपर, या आप कह सकते हैं कि हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट हैं। जब भी ये वहाँ पे एक्ट करेगी, डायरेक्टली उनको स्टिमुलेट करेगी बीटा 2 को, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंकोडाइलेशन होगी, ब्रोंकोडाइलेशन करवाएगी, ब्रोंक्यूल जो हैं वो डायलेट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम फाइट और फ्लाइट मोड में होते हैं तो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसका मतलब है कि जब भी किसी को एज़्मा होगा, एज़्मा की ट्रीटमेंट में हम बीटा 2 एगोनिस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ब्रोंकोडाइलेशन करवानी है। तो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एपिनेफ्रीन यूज़ कर सकते हैं। एपिनेफ्रीन आप आगे चल के हम इसके थेराप्यूटिक यूजेस में भी बात करेंगे कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन अगर किसी की हो जाए, ब्रोंको स्पेज़म अगर किसी में हो जाए, तो उसमें हम ये लाजमी देते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है हमारे पास। फिर इसके बाद हमारा जो है शुगर लेवल, आपने ये लाजमी याद रखना है कि जब भी हम एपिनेफ्रीन देंगे तो शुगर लेवल बढ़ेगा, हाइपर ग्लाइसीमिया होगा। अब हाइपर ग्लाइसीमिया कैसे होगा, ये एपिनेफ्रीन हाइपर ग्लाइसीमिया कैसे करती है, तो इसमें आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसके क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हाइपर ग्लाइसीमिया होता है। तो आपने ये याद रखना है कि ये एक्ट करती है बीटा 2 रिसेप्टर पे, बीटा 2 पे एक्ट करके ये दो काम करती है। एक तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज करवा देती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और दूसरा ये क्या करती है, बीटा 2 पे ही एक्ट करके ये ग्लूकागोन की जो हमारे पास जो है ना रिलीज़, उसको इंक्रीज़ करवा देती है। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस जब होगी, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, इसी तरह से ग्लूकागोन जब बनेगा, इसका रिलीज़ ज़्यादा होगा, तो ये दोनों काम क्या करेंगे, शुगर लेवल बढ़ा देंगे। इसके अलावा ये क्या काम करती है, ये एक्ट करती है अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पे। अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करके ये क्या करती है, इंसुलिन के रिलीज़ को कम कर देती है। अब इंसुलिन का रिलीज़ जब कम होगा तो उससे क्या होगा, शुगर लेवल फिर बढ़ेगा। अब ये 3 मैकेनिज़्म है जिनके थ्रू जो है ये हाइपर ग्लाइसीमिया करवा रही है, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। फिर इसके अलावा मेन इसका मेजर इफेक्ट है लाइपोलाइसिस। लिपोलाइसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स। देखें, ये ड्रग जो है एक्ट कर रही है बीटा रिसेप्टर पे, ख़ासतौर पे यहाँ पे बीटा 3 रिसेप्टर जो हैं वो लाइपोलाइसिस में रोल प्ले करते हैं। एपिनेफ्रीन क्या करती है, ये इंक्रीज़ करवा देती है CAMP के लेवल्स। CAMP जब एक्टिवेट होता है, ये इसके लेवल बढ़ते हैं, तो ये क्या करता है, एक एंजाइम है या हार्मोन है लाइपेज, वो स्टिमुलेट होता है। लाइपेज क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स, उनको क्या करेगा, हाइड्रोलाइज कर देगा। हाइड्रोलाइज करके उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फैटी एसिड्स में, या फ्री फैटी एसिड आप कह सकते हैं, और साथ में क्या होगा, ग्लिसरॉल बनेगा। तो इस तरह से बेसिकली ये लिपोलाइसिस करवा रही है, ट्राइग्लिसराइड की ब्रेकडाउन करवा रही है। तो ये किसके थ्रू करवा रही है, बीटा रिसेप्टर के थ्रू। CAMP के लेवल्स बढ़ाती है, लाइपेज एक्टिवेट होता है, ट्राइग्लिसराइड जो हैं उनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो इस तरह से ये क्या ड्रग कर रही है, लाइपोलाइसिस करवा रही है। तो ये मेजर जो हैं हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं एपिनेफ्रीन के। अब इन्हीं को अगर हम देखें तो हमारे पास अगर ट्रीटमेंट की बात करें या थेराप्यूटिक यूजेज की बात करें एपिनेफ्रीन की, थेराप्यूटिक यूजेज में सबसे मेन चीज़ जो ये है कि ये ब्रोंकोस्पेज़म में यूज़ होती है। देखो, किसी को भी अगर ब्रोंकोस्पेज़म हो जाए, ब्रोंक्यूल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाए, तो हमने अभी पढ़ा कि ये बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करके ब्रोंकोडाइलेशन करवाती है। ब्रोंकोडाइलेशन अगर करवा रही है तो इसका मतलब है ब्रोंकोस्पेज़म किस कंडीशन में हो सकता है, एज़्मा में। तो इसका मतलब है कि एज़्मा की ट्रीटमेंट में हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जितने भी ये मास्ट सेल के अंदर जो हमारे पास कह लें कि मीडिएटर्स होते हैं, एलर्जिक मीडिएटर्स, हिस्टामीन है फॉर एग्जांपल, जो कि मास्ट सेल से बन रहे हैं। मास्ट सेल के अंदर हिस्टामीन स्टोर होता है, तो हिस्टामीन वगैरह की जो है ना, आप समझ लें कि रिलीज़ जो है उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो एक तो ये ब्रोंकोस्पेज़म को ठीक कर रहा है, ब्रोंकोडाइलेट करवा के, दूसरा ये हिस्टामीन की रिलीज़ को कम कर रहा है। इसके वजह से भी जो है एलर्जी वगैरह जो है वो उसकी इनहिबिशन हो जाएगी।
इसके अलावा हम इसको यूज़ करते हैं ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में। और ग्लूकोमा, इसके अलावा हमने कहाँ पे बात की थी, हमने जब पाइलोकार्पिन की बात की थी तो हमने देखा था कि पाइलोकार्पिन जो है ये वो भी ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। इसके अलावा ये यूज़ होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक में, एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है। तो ये मेजर इसके क्या हैं, थेराप्यूटिक यूजेस हैं। इसके अलावा अगर किसी का कार्डियक अरेस्ट हो जाए, देखिए अभी हमने बात की कि ये क्या कर रही है, ये ड्रग कार्डियक स्टिमुलेशन करवाती है, ठीक है, प्रेशर एजेंट है। तो इसका मतलब है अगर किसी का कार्डियक अरेस्ट हो जाए, काम करना छोड़ दे जो उसका हार्ट है, तो उसमें हम ये एपिनेफ्रिन यूज़ करके उसका कार्डियक अरेस्ट जो है उसको रिवर्स कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसका बहुत एक इम्पोर्टेंट यूज़ है वो एनेस्थेटिक्स के साथ है। एनेस्थेटिक्स जो हम आईवी में देते हैं, हम क्या करते हैं उसके साथ ये जो एपिनेफ्रिन है उसको ऐड कर देते हैं। किस रेशो में, 1:1 लैग। इस रेशो में हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं। उससे क्या होता है, जब हम एनेस्थेटिक की डोज इंजेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास ब्लड वेसल है, यहाँ पे हमने इंजेक्शन लगाया, तो क्योंकि हमें पता है एपिनेफ्रिन ने क्या करना है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी, तो जहाँ पे जितनी भी ब्लड वेसल्स होंगी वो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी उनकी। उससे क्या होगा कि यहाँ पे अब उस इंजेक्शन में क्या है, हमारे पास एक एनेस्थेटिक है, दूसरा हमारे पास एपिनेफ्रिन है। एपिनेफ्रिन ने वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा दी, अब वहाँ से जो एनेस्थेटिक का आगे रिलीज़ है वो स्लो होगा, तो इसका मतलब है कि एनेस्थेटिक का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको एनेस्थेटिक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमें इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस है वहीं से समझ लग रही है कि एक तो ये कि कार्डियक अरिदमियास करवाएंगे ये ड्रग्स, क्योंकि हार्ट की एक्टिविटी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, तो कार्डियक अरिदमियास हो जाएंगे। इसके अलावा हेमरेज हो सकता है, क्योंकि हमने अभी बात की कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हेमरेज हो सकता है। इसके अलावा CNS रिलेटेड इफेक्ट्स आ सकते हैं, जिसमें हमारे पास ख़ास तौर पे एंग्जाइटी है, हेडेक है, ट्रेमर है, फियर है, टेंशन है, स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं। इसके अलावा क्योंकि ये ब्रोंकोडाइलेशन करवाती है, बहुत ज़रूरी है कि ब्रोंकोडाइलेशन करवाती है, इस वजह से क्या हो सकता है, पल्मनरी एडीमा हो सकता है। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स आएंगे जब भी हम यूज़ करेंगे एपिनेफ्रिन। तो ये आपको मेन जो है ना, इसके बारे में हर चीज़ मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। इसको आपने बड़े अच्छे से देखना है, अगर कोई बात समझ ना लगे तो आपने मुझे दोबारा से बताना है। बाकी ड्रग्स को हमने इसके साथ कंपेयर करना होता है। अगर हम बात करें नोरेपिनेफ्रिन की, तो देखिए आपने एक चीज़ याद रखनी है, हमने एपिनेफ्रिन में बात की कि लो डोज पे वेजोडाइलेशन करवाती है, हाई डोज पे वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती है। लेकिन जो नोरेपिनेफ्रिन है इसमें आपने याद रखना है कि ये मेनली जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाती है अल्फा रिसेप्टर के थ्रू, ठीक है, अल्फा 1 पे एक्ट करके। बीटा रिलेटेड जो इसके इफेक्ट्स हैं वो बहुत वीक हैं। अगर वीक हैं तो इसका मतलब है वेजोडाइलेशन नहीं करवाएगी, ब्रोंकोडाइलेशन नहीं करवाएगी। अगर ब्रोंकोडाइलेशन ये नहीं करवाएगी, मैं नोरेपिनेफ्रिन की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है नोरेपिनेफ्रिन को हम एज़मा की ट्रीटमेंट में यूज़ नहीं करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके अलावा बाकी उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स, वो वही रहेंगे जो एपिनेफ्रिन के हैं। अगर आप इसके अलावा बात करते हो आइसोप्रोटेरिनोल की, तो आइसोप्रोटेरिनोल भी डायरेक्टली एक्टिंग जो सिंथेटिक हमारे पास कैटिकोलामीन है, जो कि बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इसके अलावा इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करवा देता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करवा देता है, ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है, ये रैपिड ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है बीटा 2 पे एक्ट करके। कौन, आइसोप्रोटेरिनोल। लेकिन अब हम इसको जो है ना एज़मा की ट्रीटमेंट में कम यूज़ करते हैं, पहले ये ज़्यादा यूज़ होती थी। अब हमारे पास सिलेक्टिव ड्रग्स आ गई हैं जो बीटा 2 को सिर्फ स्टिमुलेट करती हैं, जिससे हम डायरेक्टली जो है वेजोडाइलेशन करवा सकते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन करवा सकते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो डोपामीन जो है वो भी डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है, कैटिकोलामीन है। उसका मेन काम ये है, वो मेनली यूज़ होती है हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है शॉक के अंदर। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये MCQs में पूछे जा सकते हैं, वाइवा में पूछे जा सकते हैं। इनको आपने इसी तरह से कंपैरिजन करके ही देखना है। फिर इसके अलावा आइसोप्रोटेरिनोल और डोपामीन अगर हम बात करें तो ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ हो रहा है। डोपामीन मेनली ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करवाता है डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स के थ्रू। फिर हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर हम स्पेसिफिकली बीटा 2 एगोनिस्ट की बात करें, देखो बीटा 2 पे जो सिर्फ एक्ट करते हैं, इसमें हमारे पास वो ड्रग्स आएंगे जो कि हम एज़मा की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास कुछ जो हैं वो SABA और कुछ जो है LABA। इसको आपने याद रखना है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जो है वो हमारे पास L-ब्यूटिरोल और टरब्यूटालिन है,
और जो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट हैं वो हमारे पास कौन से हैं, साल्मेट्रोल और फॉर्मिट्रोल। जब अगर किसी को एक्यूट एज़मा, ये आपने बहुत ध्यान से याद रखना है, अगर किसी को एक्यूट एज़मा है तो उसको हम शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स देंगे बीटा एगोनिस्ट, अगर किसी को क्रॉनिक एज़मा है तो उसको हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देंगे। ये सारी ड्रग्स हैं जो कि एपिनेफ्रीन से रिलेटेड हैं, सेम इसी तरह के सबके इफ़ेक्ट्स हैं। सिर्फ आपको अब याद ये रखना है कि कौन सी ड्रग जो है वो डायरेक्टली एक्ट कर रही हैं, कौन सी इनडायरेक्टली एक्ट कर रही हैं और कौन सी मिक्स्ड एक्शंस हैं। ये मैकेनिज़्म आपको अलग से याद होने चाहिए। फार्माकोलॉजिकल एक्शन जब आप देखेंगे तो आपको चीज़ें जो याद रखनी है वो मेनली ये इनके रिसेप्टर्स हैं कि कौन सी ड्रग किस रिसेप्टर पे एक्ट कर रही है, ठीक है। उसी से आपने उसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखने हैं। जैसे जो एपिनेफ्रीन है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 और बीटा 2 चारों पे एक्ट कर रही है, लेकिन नॉरएपिनेफ्रीन जो है ये बीटा 2 पे एक्ट नहीं करती। बीटा 2 पे एक्ट नहीं करती तो एज़मा में यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे पास जो आइसोप्रोटेरिनोल है वो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे एक्ट करती है। तो इस तरह से आपने एक चार्ट बना लेना है, मैं भी आपसे शेयर कर दूंगा। उस चार्ट के थ्रू जो है आपको याद रह जाएंगी सारी चीज़ें कि कौन सी ड्रग किस रिसेप्टर पे थ्रू काम कर रही है और उसका जो है मेजर इफेक्ट क्या होगा। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हो जाएंगे, फिर आपने थेराप्यूटिक यूजेस पे जाना है। थेराप्यूटिक यूजेस में आपने मेन जो है ना एपिनेफ्रीन के याद रखने के बाद आपने बाकी ड्रग्स को कंपेयर करना है एपिनेफ्रीन के साथ। जैसे अभी हमने बात की कि हमारी जो एपिनेफ्रीन है ये एनाफाइलेक्टिक शॉक में यूज़ होती है, लेकिन उसके बाद हमने ये बात की कि शॉक अगर किसी को हो जाए तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो डोपामीन है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है। फिर इसके अलावा कैटिकोलामीन्स और नॉन कैटिकोलामीन्स को आपने अलग अलग कर लेना है कि कैटिकोलामीन्स जो होंगी वो हमें पता है कि शॉर्ट एक्टिंग होंगी क्योंकि उसने फ़ौरन से मोनोमाइन ऑक्सीडेज और कैटिकोलो मिथाइल ट्रांसफरेज से जो है ब्रेक डाउन उनकी हो जानी। लेकिन नॉन कैटिकोलामीन जो है वो लॉन्गर एक्टिंग होंगी। कैटिकोलामीन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, लेकिन नॉन कैटिकोलामीन्स उसको क्रॉस कर लेती हैं। इसी तरह से कैटिकोलामीन्स को हम ओरली यूज़ नहीं करते, लेकिन जो नॉन कैटिकोलामीन्स हैं वो सारी की सारी जो है हम ओरली यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स आपने अलग अलग से याद रखने हैं। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ लग जाएगी एपिनेफ्रीन और इससे रिलेटेड जितनी भी ड्रग्स हैं। और नेक्स्ट जो है हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो है सिम्पैथोलिटिक्स या एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।